बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gaseous exchange. So today the topic of our discussion is MCQs with answers from past board papers. जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हो गया है और कोई भी चैप्टर जब खत्म होता है उसके लास्ट में मैं आपके साथ MCQs पोर्शन जरूर शेयर करती हूँ उस चैप्टर रिलेटेड, ताकि आपकी वो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर रिलेटेड MCQs पोर्शन है उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, सो ऐसा है कि चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो क्योंकि वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसमें से जितनी भी एक्सपेक्टेड MCQs की स्टेटमेंट बन सकी वो मैंने आपके साथ बना के शेयर करनी है और वो टोटल 42 बनी है। ठीक है, सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है वो उनको रिवाइज भी करवा दूं और हाँ, इनके मैं राइट ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता हो कि इनका राइट ऑप्शन क्या है। अगर आपको आंसर्स ना भी मिले तो आपको आइडिया हो कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि कोशिश करूंगी मैं इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाऊँ ताकि लेक्चर वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी ना बने, क्योंकि 42 MCQs हमने डिस्कस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। वो ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो बर्ड्स के लंग्स रिलेटेड स्टेटमेंट है। ऐसा है, कहते हैं कि लंग्स ऑफ बर्ड्स हैव थिन वॉल डक्ट कॉल्ड। जो बर्ड्स के लंग्स हैं उनके पास जो थिन वॉल डक्ट होती है उनको क्या बोलते हैं? जिनको तो पैराब्रोंकाई लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सीरीन इन द। कहते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में जो ग्लाइसिन थी वो कन्वर्ट हो रही थी इनटू सीरीन, और ये जो कन्वर्जन थी ये किस आप कह सकते हैं ऑर्गेनेली में हो रही थी, जिनको तो माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। वो ये है कि वाटर इज मोर विस्कस देन एयर। जो वाटर है वो ज़्यादा विस्कस होता है एयर के। कितने टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है जी? जिनको तो लग रहा है 10 टाइम्स 20 टाइम्स या 100 टाइम, वो गलत है क्योंकि इसका राइट ऑप्शन है 50 टाइम्स, क्योंकि वाटर जो है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस होता है देन एयर। ठीक है, अच्छा जी फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन। बताइए जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस नहीं कर पाता, किसमें? फिश में। आपने तो पढ़ा होगा कि फिश में तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ब्लड के थ्रू होती है। फ्रॉग में भी, इवन ये फ्रैग नहीं फ्रॉग है, फ्रॉग में भी होती है, मैन में भी होती है। लेकिन इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है वो ब्लड के थ्रू नहीं होती। सो जो बी है वो राइट ऑप्शन है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो कि हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट है। वो है कि पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट ओनली इन द लंग्स ऑफ। अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस की वो थी बर्ड्स। जो पैराब्रोंकाई है ये ऐसी हमने कहा था कि थिन वॉल्ड डक्ट है जो सिर्फ बर्ड्स में मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं कि बर्ड्स में नंबर ऑफ एयर सैक्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ डी ऑप्शन नहीं मेंशन, ठीक है बाय मिस्टेक, तो यहाँ जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा क्योंकि वो है 9। ठीक है, सो नंबर ऑफ एयर सैक्स की बात करें बर्ड्स में तो वो टोटल 9 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द मेन साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स आर। प्लांट्स में वो पूछ रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ से आप कह सकते हैं जो मेन साइट है, जो मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलती है, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि हम प्लांट्स की बात करें वो कौन सी हैं। जिनको तो स्टोमेटा लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्टोमेटा जो है वो ऐसे पोर्स हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखने को मिलती है, मतलब कि ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से रिलीज आउट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑक्सीजन कंटेंट्स ऑफ फ्रेश एयर आर। ऐसे मैं स्टेटमेंट आपके साथ आसान भी कर देती होती हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि अगर आपने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे आप बाज़ औक़ात MCQ स्टेटमेंट घुमा के पूछ देते समझ नहीं आती। ठीक है, सो वो पूछ ये रहे हैं कि जो फ्रेश एयर है, जो फ्रेश एयर आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं उनमें ऑक्सीजन के कंटेंट कितने होते हैं, मतलब कितनी ऑक्सीजन उसमें पाई जाती है। ठीक है, अच्छा जी ऑप्शंस देख लें। 200 है, ठीक है 100 है, 10 है, 150 है। जिनको तो 200 लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 200 मिलीलीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 200 मिलीलीटर जो है वो हमें ऑक्सीजन कंटेंट्स नज़र आते हैं। ये एल है, ऑक्सीजन कंटेंट नज़र आते हैं हमें फ्रेश एयर में। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि इन कॉकरोच द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर इन। जो कॉकरोच है उनमें जो पार्शली डाइजेस्टेड मतलब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुई पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है वो कुछ वक्त के लिए जो स्टोर होती है वो कहाँ होती है? जिनको तो क्रॉप स्ट्रक्चर लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि कॉकरोच में मैंने आपको बताया था क्रॉप ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें
पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, पहले उन्होंने ऑक्सीजन पूछी थी वो हमने बता दी, अब वो पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, अब 0.01 है, 0.02 है। अब जिनको तो लग रहा है 0.3 से 0.4% वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है हमारी एयर में वो 0.3 से 0.4% देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इन अर्थ वार्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेनली अकर थ्रू, कि जो अर्थ वार्म है उनमें जो गैसेज एक्सचेंज देखने को मिलती है वो किसके थ्रू देखने को मिलती है। जिनको स्किन लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गैसेज एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है अर्थ वार्म में वो स्किन परफॉर्म कर रही होती है। यही वजह है कि जो अर्थ वार्म है उनकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमेशा चमकदार रहती है, ठीक है, नमी वाली रहती है, नम रहती है, क्योंकि जो स्किन है वो अर्थ वार्म का ऐसा स्ट्रक्चर माना जाता है जहाँ से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखने को मिलती है। ठीक है, ये लंग्स के थ्रू नहीं करते, ये स्किन के थ्रू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईली मॉडिफाइड फॉर गैसेज एक्सचेंज इन इक्वेटिक एनिमल्स आर, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो इक्वेटिक एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है। बेसिकली ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने आपके साथ स्टेटमेंट भी आसान कर दी। जिनको तो गिल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे को पता है कि अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो इक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो जो स्ट्रक्चर गिल्स हैं उनके थ्रू जो है वो गैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जो लैंड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं या जो एनिमल्स लैंड में रह रहे होते हैं वो लंग्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट है 13 स्टेटमेंट, वो ये है कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितनी ऑक्सीजन होती है। अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे हमने जो परसेंटेज डिस्कस की थी वो थी कि फ्रेश एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है। तो हमने कहा था कि फ्रेश एयर में 200 मिलीलीटर पर लीटर जो है वो ऑक्सीजन देखने में मिलती है। मतलब कि यहाँ हमने एयर की बात की थी कि फ्रेश एयर में 1 लीटर अगर फ्रेश एयर की बात करें तो उसमें 200 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन होती है। लेकिन अब ज़रा ध्यान से गौर करें, अब हम वाटर में पूछ रहे हैं कि वाटर में, वाटर भी कितना, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हमने एयर देखी थी, 1 लीटर अब हम वाटर देखेंगे, उसमें कितनी है, उसमें है जी 10। ठीक है, 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मौजूद है। ऐसा है कि एयर में ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होती है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि हमने अभी परसेंटेज देख ली कि जो वाटर है उसमें 10 मिलीलीटर है और जो एयर थी उसमें 200 मिलीलीटर थी पर लीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट है 14 स्टेटमेंट, और वो ये है कि ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट डिफ्यूजेस इनटू द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नेम एज। अच्छा, अब उन्होंने पूछा कि जो फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें जो ग्लाइकोलेट है ना वो डिफ्यूज होती हुई हमें नजर आई थी, और वो जो डिफ्यूजन थी वो कुछ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली में देखी जाती थी। और वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, गोल्जी बॉडीज भी नहीं है। जिनको तो पेरोक्सीसोम्स लग रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेरोक्सीसोम ऐसा मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली माना जाता है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लाइकोलेट जो है वो डिफ्यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाउ मच एयर स्पेसिस कंप्राइज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लीफ। अगर लीफ की बात करें तो उसमें एयर स्पेसिस कितनी है। अब एयर स्पेसिस कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ स्टोमेटा का बात हुई है कि जो लीफ है उसमें जो स्टोमेटाज हैं, क्योंकि जो स्टोमेटाज होते हैं वो बेसिकली एयर स्पेसिस तो माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ से गैसेज का जो है वो एक्सचेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि अगर हम एक लीफ की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ में कितने हमें स्टोमेटा नजर आते हैं। परसेंटेज हमसे पूछ रहे हैं, जिनको तो 40% लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक पूरे लीफ की अगर हम वॉल्यूम की बात करें उसमें से 40% उसमें एयर स्पेसिस होती हैं, और जितनी एयर स्पेसिस होंगी ज़ाहिर उतनी गैसेज एक्सचेंज प्रमोट होगी। नेक्स्ट इज टिनी थिन वॉल्ड डक्ट कॉल्ड पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ। ये बार बार स्टेटमेंट मैं बना रही हूँ और ये स्टेटमेंट मैंने घुमा घुमा के बनाई है ताकि आपको आइडिया हो कि अगर पेपर में स्टेटमेंट इस तरह पूछी जाए तब उसका आंसर क्या होगा, दूसरी तरह पूछी जाए तब क्या आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो स्टेटमेंट बाज़-औक़ात घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, तो मैंने वो घुमा घुमा के भी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर बनाने वाला कुछ इस तरह से भी ये स्टेटमेंट बना सकता है, कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर तो आपको पता ही है बर्ड्स, क्योंकि मैंने 2 बार ये स्टेटमेंट आपको पहले भी बता दी है। उसके बाद कह रहे हैं द मूवमेंट इन प्लांट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन इक्वल द क्वांटिटी। अब कहते हैं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो बराबर होती है जितनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ आगे ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, यहाँ लिखी हुई
लेकिन ये स्टेटमेंट कंप्लीट ये है कि जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है बाय फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज, अब मैं और आसान कर देती हूँ, ऐसा है कि कहते हैं कि प्लांट्स में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज होती है उतनी ही अमाउंट में या उतनी ही क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसकी ज़रूरत होती है। सो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिलीज भी उतनी होती है और उतनी अमाउंट में हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्पाइरिकल्स आर फाउंड इन, अब बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होगा और वो पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर किन में मौजूद होता है, जिनको तो अर्थवर्म लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 19 स्टेटमेंट है, कहते हैं कि इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स टीनी थिन वॉल्ड डक्ट फॉर कांस्टेंट वेंटिलेशन आर कॉल्ड। अब अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट फिर घुमा के पूछी गई है और ये दोबारा बताने के मकसद ये है कि अगर इसमें वेंटिलेशन का जिक्र हो और तब वो पूछे कि लंग्स ऑफ द बर्ड्स में वेंटिलेशन के प्रोसेस के लिए जो थिन वॉल्ड डक्ट मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। मैंने जानबूझ के एक स्टेटमेंट को घुमा घुमा के बार बार उसमें जितनी आप कह सकते हैं तरीकाकार हो सकते हैं तो उसमें जितने चेंजेस करके मैं स्टेटमेंट बना सकती थी मैंने बनाई, ताकि आपको आइडिया हो कि बाजू का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी होती है उससे घुमा के पूछ देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या है, हालांकि वो उनको पता होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, वो है कि ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन डिफ्यूजेज इनटू, के फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लाइसिन है वो जब बनती है और वो डिफ्यूज होती है, बनने के बाद जो फॉर्मेशन होने के बाद जो डिफ्यूजन का प्रोसेस देखने को मिलता है वो किस ऑर्गेनेली में देखने को मिलता है, जिनको तो माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की, उसमें यही था कि ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू सीरीन और वो जो फॉर्मेशन थी या वो जो डिफ्यूजन है फॉर्मेशन होने के बाद वो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस कहाँ परफॉर्म हो रहा होता है, किस ऑर्गेनेली में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो अगर वो ग्लाइसिन को सीरीन में डिफ्यूज होने का ना जिक्र करें लेकिन वो ये कहे कि फॉर्मेशन के बाद जो डिफ्यूजन देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, सीरीन ना भी जिक्र करें तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट इज, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो किन में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सो ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स में ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने बहुत टाइम के लिए एयर में रहना होता है, सो उन्होंने बगैर रेस्ट किए, बगैर थके, बगैर स्टे किए उन्होंने बहुत टाइम के लिए फ्लाई करना होता है। सो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो बाकी एनिमल से बहुत एफिशिएंट होता है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पेलूरा इज डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स, याद करें जब मैंने आपको लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और उसकी जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है ना वो डबल होती है और उस डबल लेयर थिन मेम्ब्रेन को हम पेलूरा बोलते हैं, ठीक है। अब अगर वो पेलूरा यहाँ डिस्कस कर दें या कहें कि जी लंग्स के बाहर जो डबल थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं और ऑप्शन वो आपके साथ पेलूरा शेयर कर दें तो आपने वो टिक करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, ये तो तकरीबन अभी हमने रीसेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं लास्ट में इस चैप्टर के, वो था मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन की बात करें ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब वो कहते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो इसका ऑप्शन है एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा क्योंकि इसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक आयरन इसके सेंटर में मौजूद होता है आयरन रिंग, ठीक है, और यही वजह है कि इसके साथ जस्ट एक ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, ठीक है। और आपको पता है कि मायोग्लोबिन जो है हमने बताया था कि ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को, इवन ट्रांसपोर्ट भी करता है और ये मसल्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने आपके साथ टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया जितना रिवाइज करवाने वाला बनता था। अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हेन हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड द ऑक्सीजन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड इज, ठीक है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें कि 98% हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब होता है हीमोग्लोबिन के उसके साथ बहुत हद तक जो है वो ऑक्सीजन अटैच होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत हद तक उसके साथ अटैच हो और वो जो हीमोग्लोबिन है वो 98% सैचुरेटेड हो, कितनी ज़्यादा सैचुरेशन है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अमाउंट लगी होगी उसके पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी टॉपिक में
नंबर्स आते हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही वजह है कि एमसीक्यूज़ बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, इसके ऑप्शन से अगर मैं बात करूँ तो 19.6 ml जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम 100 ml ब्लड लें और उस 100 ml ऑफ ब्लड की बात करें तो उसमें अगर हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो 19.6 ml है। ठीक है, मैंने मजीद आपके साथ स्टेटमेंट जो है वो आसान कर दी। उसके बाद कहते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कौन कौन सी गैसेज, क्योंकि गैसेज एक्सचेंज में हमें दो ही गैस माइंड में आती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जाहिर है हमारी ज़रूरत होती है इसलिए हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। सो जो गैसेज हैं जो कि एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, वो बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस बताएं जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है इन्वायरमेंट में। इसकी डेफिनेशन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है बाहर, एक्सटर्नल का मतलब है इन्वायरमेंट, और क्योंकि स्टेटमेंट में भी उन्होंने इन्वायरमेंट का जिक्र किया, इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉडी में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में जाना, ये जो डेफिनेशन है, ये जो प्रोसेस है, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है लंग्स आर कवर्ड विद, देखें मैंने कहा था ना कि ये स्टेटमेंट इस तरह भी पूछी जाती है, किस तरह पूछी जाती है, मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट इस तरह भी पूछी जाती है कि प्लेयूरा जो है वो यहाँ लिख देंगे, बाकी वो पूछेंगे कि किसको कहते हैं, किसकी ये डबल मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में लंग्स था, लेकिन यहाँ वो यहाँ लंग्स लिख रहे हैं और ऑप्शन में वो पूछ रहे हैं कि लंग्स की जो कवर किया होता है डबल मेम्ब्रेन सैक ने, उसको क्या कहते हैं, उसका ऑप्शन है प्लेयूरा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट घुमा कान यहाँ से भी पकड़ रही हूँ, कान वहाँ से भी पकड़ रही हूँ, पकड़ा तो कान ही है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात स्टेटमेंट घुमा के पूछें तो आपको पता होना चाहिए वो पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन टेंशन इज 115 mm ऑफ मर्करी देन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज। ठीक है, अब मैं आसान कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन है 100% होती है, 98% है जी, 78% है, 60, जिनको तो 98% लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब कैसे ठीक है वो मैं बताती हूँ। कहते हैं कि आप देखें कि अगर हमारे पास मरकरी है और उसकी जो मरकरी की अमाउंट है वो 115 mm है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितनी देखी जाती है, उसमें ऑक्सीजन टेंशन कितनी देखी जाती है, तो हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है वो 98% होती है अगर हमारे पास मरकरी की अमाउंट 115 हो। समझ आ गई? अगेन ये याद करने वाला है और ये नंबर्स था तो ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट, बताएं कि नीचे दिए गए जो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर है ना उनमें कार्टिलेज मौजूद है, लेकिन ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिनमें कार्टिलेज मौजूद नहीं होती। अच्छा, ऑप्शंस हैं लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई। अब जरा ध्यान से, लेरिंक्स की बात करें इसमें भी कार्टिलेज होती है, ट्रैकिया की बात करें इसमें भी सी शेप्ड हमें कार्टिलेज देखने को मिलती है, ब्रोंकाई की बात करें तो इनमें भी हमें ब्रोंकाई में भी इवन कार्टिलेज देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन ब्रोंकाई के आगे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ना उनमें कोई कार्टिलेज नहीं होती, इवन वो बिल्कुल मस्कुलर होते हैं, उनमें कोई कार्टिलेज देखने को नहीं मिलती। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, कहते हैं कि इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज, कि ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें जो परसेंटेज देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलती है ह्यूमन ब्लड में, वो कितनी होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, सो वो परसेंटेज पूछ रहे हैं, जिनको तो 20% लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की बात हो रही है कि प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो एज अ बाइकार्बोनेट देखने को मिलती है प्लाज्मा में, उसकी परसेंटेज क्या है। जिनको तो 70 लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बी इज द राइट ऑप्शन। 70% प्लाज्मा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट देखने को मिलती है, 70%। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ दीज कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट, दोबारा ये स्टेटमेंट रिपीट हुई, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आगे पीछे, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, नहीं। अब ध्यान से देखें तो उन्होंने एक्सेप्ट का वर्ड लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जिनमें नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है ऐसा केस जिसमें एक में ना हो बाकी में हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हम आपको देंगे जिनमें 3 में तो कार्टिलेज मौजूद होगी, एक में नहीं होगी, वही आपने आइडेंटिफाई करनी है। अब जिनको तो ब्रोंकियोल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके अलावा तमाम स्ट्रक्चर्स में कार्टिलेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट इज वो है कि जी
हाउ मच एयर लंग्स कैन होल्ड व्हेन दे आर फुली इन्फ्लेटेड। याद करें मैंने आपको कैपेसिटी पढ़ाया था, लंग्स कैपेसिटी वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इवन यही थी कि अगर हम नॉर्मल जो अडल्ट के इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, जो प्रॉपरली बन गया होता है, जो प्रॉपर साइज जो लंग्स ले लेते हैं, उनकी अगर हम लंग्स की कैपेसिटी की बात करें सो वो 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 लीटर्स होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज अबाउट। ऐसा है कि ये मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपके साथ एक ब्लॉक डिस्कस किया था जिसमें हमने डिफरेंस देखा था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या रेस्ट कंडीशन में। अब स्टेटमेंट समझें, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स, जितनी वॉल्यूम को आप अंदर लेके जा रहे हैं और जितने को हम बाहर भेज रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर बाहर कर रहे होते हैं। अब जिनको तो लग रहा है 3.5 लीटर, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि 3.5 लीटर हम एयर वॉल्यूम को अंदर और बाहर लेके जाते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। इवन रेस्ट पोजीशन में इसकी जो अमाउंट है वो कम होती है, हाँ एक्सरसाइज में ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे मसल जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं और वर्कआउट कंडीशन में मसल्स की एनर्जी लगी है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए मसल्स तक ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि हमारा सांस फूल जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर से ज़्यादा एयर को अंदर और जल्दी से जल्दी एयर को अंदर भेजें, ठीक है। यही वजह है कि एक्सरसाइज में हमारी ज़रा रेशो अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर को भेजने की ज़्यादा होती है, वो होती है 3.5 लीटर। बहुत सारी डिटेल बता दी। अब हम तकरीबन जो है वो ख़त्म होने वाली है हमारी, कुछ थोड़े बहुत ही MCQs रह गए जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मसल्स इज कॉल्ड। भाई ये तो अभी हमारा रीसेंट टॉपिक था, याद करें हमने ना रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 2 पढ़े हैं आपकी बुक में। नंबर 1 मायोग्लोबिन, अदर वन इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये ब्लड में मौजूद होता है, ऑब्वियसली आपने बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स में ये पढ़ा होगा। लेकिन ब्लड की बात करें, ब्लड में भी स्पेसिफिकली ये रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलता है। लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, स्टेटमेंट बाद का बच्चे जो है वो जल्दी में नहीं समझते कि पूछ क्या रहे हैं। इवन हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप जल्दी में हीमोग्लोबिन लगा दे, वो गलत है, क्योंकि मायोग्लोबिन ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि मसल्स में ऑक्सीजन को ना सिर्फ सप्लाई करता है बल्कि स्टोर भी करता है, ठीक है। सो ये मसल्स का कनेक्शन जो है वो मायोग्लोबिन से होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नेक्स्ट इज ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एम्फीसीमा इज ब्रेक डाउन ऑफ। याद करें ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये भी लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। एम्फीसीमा की बात करें ना तो इसमें उन्होंने कहा था कि एम्फीसीमा ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेक डाउन होती है। किसकी ब्रेक डाउन होती है? जिनको तो एल्वुलाई लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एल्वुलाई की हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलती है। जहाँ गुच्छा था ना एल्वुलाई का, उनमें क्या होता है कि जो सेंटर वॉल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, जिसके बाद जहाँ 4 एल्वुलाई थे वो अब बड़ा सारा एक बन जाता है। जिस बंदे को एम्फीसीमा थी या इस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली या इस डिसऑर्डर में, तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगी। जहाँ छोटे 4 एल्वुलाई थे वहाँ बड़ा सारा एक होगा, क्योंकि उनकी सेंटर जो पार्टीशन थी वो टूट गई, ठीक है। जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगी तो गैसेज एक्सचेंज कम होगी। अब प्रॉपर जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व नहीं की जा सकती, जिसमें हमें एक नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम एम्फीसीमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार ऑफ तंबाकू स्मोक आर इंक्लूडेड इन कॉजिंग। अब हमने याद करें कहा था कि अगर हम कैंसर की बात करें ना, स्पेसिफिकली अगर हम लंग्स कैंसर की बात करें ना, अब कैंसर यहाँ बात की हुई है लेकिन यहाँ लंग कैंसर की बात हुई है कि अगर हम लंग कैंसर की बात करें, लंग कैंसर में आप सबसे बड़ी वजह जो है वो स्मोकिंग होती है। क्यों स्मोकिंग होती है? क्योंकि जो स्मोकिंग करते हुए जो स्मोक बनता है वो बेसिकली तंबाकू का स्मोक होता है और तंबाकू में मौजूद जो तार के कंपाउंड होते हैं, ये जो तार के कंपाउंड होते हैं ना जो कि तंबाकू में मौजूद होते हैं, ये 10 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं उस बंदे को कैंसर होने के एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो कि स्मोकिंग नहीं करते। तो स्मोकिंग जो है वो आपको पता है कि लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह, समझ आ गई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ब्रेक डाउन ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग इज। याद करें पीछे मैंने स्टेटमेंट जो है वो आपके साथ इस तरह कुछ डिस्कस की कि एम्फीसीमा इज अ ब्रेक डाउन ऑफ, हमने कहा जी एल्वुलाई। अब वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ एल्वुलाई, देखिए घुमा के पूछी स्टेटमेंट, कंफ्यूज नहीं होना। बात वो बेसिकली डिसऑर्डर की कर रहा है और वो जो डिसऑर्डर है वो एम्फीसीमा है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेक डाउन हमें एल्वुलाई की देखने को मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। याद करें तो मायोग्लोबिन ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, सेंटर में एक आयरन रिंग देखने को मिलती है और यही वजह है कि सिर्फ एक ऑक्सीजन आके बाइंड करेगी। चलें क्या ही याद करेंगे आप, मैं आपके साथ इनका कंपैरिजन बता दूं। हीमोग्लोबिन की बात करें, उनके पास 4 थी पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होने की वजह से उनके पास 4 ऑक्सीजन जो है वो आके कंबाइन रहती थी। ठीक है, अच्छा जी, अब मायोग्लोबिन अक्कर इन, मायोग्लोबिन जो है वो कहाँ मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल में। बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट को समझें कि वो मायोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में थी। अच्छा, जिनको तो मसल फाइबर लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो मायोग्लोबिन है वो मसल फाइबर्स में ही देखने को मिलते हैं। अब आप खुश हो जाएं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 13 की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट स्लाइड है और आज की लेक्चर वीडियो की भी लास्ट स्लाइड है और ये लास्ट की 3 इंपॉर्टेंट MCQ स्टेटमेंट है जो कि मैं चैप्टर नंबर 13 की आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो प्रॉपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एम्फीसीमा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ। देखें, तीसरी बार मैं ये स्टेटमेंट पूछ रही हूँ, मुझे नहीं जरूरत कि मैं आपको इनका ऑप्शन भी पढ़ूँ क्योंकि एल्विलाई राइट ऑप्शन बार बार घुमा के ये पूछ रहे हैं। ठीक है, वहाँ डिजीज नहीं लिखा था, अब इस तरह भी वो स्पेसिफिक कर सकते हैं आपके साथ कि ये एक डिजीज है। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट बार बार मैंने घुमा के बता दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन पिगमेंट। देखिए मजीद उसकी कोई डिटेल निकल आई कि ये एक प्रोटीन पिगमेंट है। इस तरह भी वो पूछ सकते हैं कि मायोग्लोबिन अकर इन सिंपल, या वो पूछ सकते हैं कि मायोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन पिगमेंट है या जो कि एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन पिगमेंट है वो कहाँ मौजूद होता है? जी वो मसल सेल्स में मौजूद है। कंफ्यूज नहीं होना, मसल सेल या मसल फाइबर बात एक ही है। So muscle cells is the right option. So last statement चैप्टर नंबर 13 की लास्ट स्लाइड में मैं पढ़ने जा रही हूँ और वो है कि इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मायोग्लोबिन की बात नहीं करी। अगर हम ओवरऑल पूछे ना कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, वो एक की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि ये ब्लड में मौजूद होता है, वो भी स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है ह्यूमन बीइंग्स के। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे के सारे MCQs बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपके साथ इनके राइट ऑप्शंस भी टिक कर दिए ताकि आपको आइडिया हो कि ये पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट है उनके राइट ऑप्शंस क्या हैं, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े, मुश्किल ना हो। ठीक है, इवन मैंने आपके साथ पक्की पकाई खीर शेयर कर दी ताकि आपको कोई मुश्किल ही ना हो, जस्ट आप सुने, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करें उसी टाइम पे और आपको पूरे के पूरे चैप्टर के MCQ पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि क्योंकि आपको पता है कि जो चैप्टर नंबर 13 है ना बेटा, वो ऐसा है कि इसमें ना पेपर में कोई लॉन्ग नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसमें पेपर में हमेशा शॉर्ट और MCQs पूछे जाते हैं। MCQs अगर आप ये 42 कर लेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर शॉर्ट की तैयारी करनी तो आपको उसके पूरे के पूरे मेरे लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए। इवन MD कैट रिलेटेड आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारी बायोलॉजी बुक का लास्ट चैप्टर होगा वो डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। टिल देन आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो लास्ट चैप्टर है वो भी आपके साथ बहुत अच्छे वे में कन्वे कर सकूं। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ नहीं भी समझ आ गई, अगर आपने कोई स्टेटमेंट पूछनी है या आपको कोई नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फीडबैक से लाजमी मुझे आगाह कीजिएगा। सो ऐसा है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, ये चैनल जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। सो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे देनी है इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।